हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट एकेडमी। बच्चों, जैसा लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, हम रिवीजन लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स का, नीट फिजिक्स का रिवीजन लेक्चर, रे ऑप्टिक्स का, इसको 3 वीडियो में स्प्लिट किया हुआ है हमने। आज के अभी के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मिलने वाला है रिफ्रैक्शन, और लास्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक स्पेशल वीडियो रहेगा जहां पर इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड नीट 2026 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पर बच्चों आप जैसा डिस्कशन देखेंगे कि हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे ऑप्टिक्स को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। जहां पर हम सनलाइट रे की बात करें, है ना, और जहां पर हम वेव की बात करें, वेव हमारा वेव ऑप्टिक्स में डिस्कशन होगा, वेव की प्रॉपर्टी। यहाँ हम जनरली रे की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, किसी भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। उनमें से बच्चों पहला टॉपिक है रियल और वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट। तो जब हम रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, कि जब भी रे कन्वर्ज करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा, डाइवर्ज होगा रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं पहले डायग्राम में, अभी ज्यादा बेटर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रे कन्वर्ज हो रहा है, रियल ऑब्जेक्ट रे डाइवर्ज हो रहा है। अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज में आप देख रहे हो रे अगर कहीं पर कन्वर्ज हो रहा है तो वर्चुअल, रे अगर कन्वर्ज हो रहा है तो रियल इमेज, और रे अगर किसी पॉइंट से आता हुआ फील हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। एक्चुअली रे जाकर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देन वो रियल इमेज बनाएगा, अदरवाइज वर्चुअल इमेज बनाएगा। डेट्स इट। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जब ये रियल और वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होता है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ओके, सो नाउ हमने ये देखा कि यार रे ऑप्टिक्स, जनरली हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ये लाइट, और लाइट है तो लाइट एक तरह से वेव भी है। उसकी अगर वेवलेंथ की बात करूं तो विजुअल लाइट का जो रेंज होता है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। रे ऑप्टिक्स में जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें बच्चों आपके सामने आई। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत बेसिक सा फिनोमिनन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराएगा, टकराने के बाद वापस लौटेगा उसी मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यहाँ पर देख रहे होगे एक रे आपको दिखाई दे रही है, ये इंसिडेंट रे कहला रही है, जो टकराने के बाद वापस लौट रही है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों ही नॉर्मल के साथ कोई एक एंगल फॉर्म करेंगी, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब अगर हम रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि जो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, बड़े बेसिक से लॉज हैं और हमने काफी पहले भी पढ़ रखे हैं इनको, कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड जो नॉर्मल है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में अवेलेबल है, मतलब ये एक ही सरफेस पर अवेलेबल है। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंस वाला एंगल होगा, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, वो हमेशा इक्वल होगा उस एंगल के जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने देखी, जैसे टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। कुछ भी नहीं बदलता है अपार्ट फ्रॉम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जरूर डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मिरर के थ्रू। क्लियर है? तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है,
बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, खैर फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलती है, वेवलेंथ और वेलोसिटी जरूर बदलेगी रिफ्रैक्शन में, यहां वो चेंज नहीं हुई। एक पॉइंट आपको और दिख रहा है यहां पर, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन फेज चेंज पाए। तो जब भी कोई सरफेस सॉलिड होगी, हार्ड होगी, जहां से लाइट टकरा के वापस लौट रही है, तो उस वेव का, उस लाइट का जो फेज है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। हालांकि ये चीज हम वेव थ्योरी वाले टॉपिक 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ते हैं डिटेल में, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। अब रिफ्लेक्शन के ऊपर एक छोटा सा बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हम देख रहे हैं। आपको दिख रही है एक वॉच, उसके सामने रखा हुआ है मिरर, वॉच में टाइम हो रहा है 3 o'clock, मिरर में आपको उसका रिफ्लेक्शन वाला टाइम दिखाई देगा 9 o'clock। तो रिफ्लेक्शन टाइम के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं इस टॉपिक से, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर आया। अगर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि वॉच में टाइम हो रहा है 2 o'clock, वॉच का टाइम कितना है बच्चों? 2 o'clock, और आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन का टाइम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 12 o'clock से 2 o'clock को माइनस कर देंगे। तो जब आप 2 o'clock को माइनस करेंगे तो टाइम आएगा 10 o'clock। तो आपको सिंपली आंसर दे देना है कि घड़ी में कितना बज रहा है? 10 o'clock। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप टाइम को सिर्फ आर में काउंट कर रहे होंगे, या आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सिर्फ आर का फिनोमिनन वो आपको बता रहे होंगे। ओके, अब अगर आर के साथ में मिनट भी दिया हुआ है तो क्या करना है? 1160 से माइनस कर देना है। मिनट के साथ सेकंड भी दिया है तो क्या करना है आपको? 11, 59 और 60। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। देखो यहाँ पर 12 o'clock मतलब 12 आवर्स, 12 आवर्स में से 1 आवर बाहर निकालो तो 11 आवर्स बचा, और 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, इससे माइनस कर दिया। अब 1 मिनट में बाहर एक बार और निकालो, कितना सेकंड हो गया? 60 सेकंड। यहाँ कितना मिनट बचा? 59। तो जब आपको आर, मिनट और सेकंड में टाइम दिया जाएगा और रिफ्लेक्शन का टाइम पूछेंगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक वॉच है, वॉच में टाइम हो रहा है 4:25:37। रिफ्लेक्शन टाइम क्या होगा हमें ये बताना है। तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। हम किससे माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे 11, 59 और 60। वॉच का टाइम कितना दिया हुआ है? 4, 25 और 37। देन 0, 7 बचा। यहाँ 5 में से 3, 2, 9 में से 5, 4, 3 और 7। सो द रिफ्लेक्शन टाइम विल बी 7:34:23। तो ये ऑप्शन हो गया आपका थर्ड वाला करेक्ट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन टाइम वाला कंसेप्ट आपके सामने आए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको करके बताया वही हमें बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो जब भी एक प्लेन मिरर से एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, तो ये होता क्या है? देखो बच्चों, आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी जा रही थी, ये लाइट रे इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी आगे, एक्चुअल डायरेक्शन ये है। बट मिरर ने क्या किया? इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो मिरर ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो एंगल बिटवीन एक्चुअल डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट को इतना डेविएट कर दिया, तो दिस वन इज डेल। अब मुझे अगर इस डेल की वैल्यू निकालना है तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है कि स्ट्रेट लाइन के साथ 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है? 180। 180 में अगर मैं ऐसा लिखूं कि 180 इज इक्वल टू डेल प्लस 2i, यहां से डेल का वैल्यू निकाल सकता हूं 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। तो जब भी मुझे किसी सिंगल या प्लेन मिरर से डेविएशन निकालना है तो मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 180 से 2i या 2r को माइनस करना है। ओके,
अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दो मिरर हमारे पास है तो फिर डेविएशन कितना होगा। तो आप देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा है ये रे सीधी जाने वाली थी बट ये डेविएट हुई, तो पहला डेविएशन डेल 1, फिर ये रे सीधी जाने वाली थी, ये भी दूसरे मिरर से डेविएट हो गई, दूसरा डेविएशन डेल 2। तो जो नेट डेविएशन होगा विच इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, और यहाँ से डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू वी नो दैट पुराने वाले फॉर्मूले से रख के हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो डेल नेट इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ मिरर्स। तो जब भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है दो मिरर से, तो आप इस कैलकुलेशन को अप्लाई कर रहे होंगे, है ना। यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फॉर्मूला मिला आपको 360 माइनस 2 थीटा, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों ही डेविएशन डायग्राम में आप देख रहे हो किस डायरेक्शन में हो रहे थे, क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि अगर एक डेविएशन क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो मैंने डेल का फॉर्मूला यहां लिखा है उसमें हम करेंगे डेल 1 माइनस डेल 2, तो डेल 1 माइनस डेल 2, क्योंकि एक क्लॉकवाइज हो रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो बस ये कंसेप्ट बेसिक सा आपको याद रखना है। तो बच्चों स्क्रीन पर जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर सिंगल मिरर है तो डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2i, और आपके पास दो मिरर हैं जो थीटा पर इंक्लाइंड हैं तो डेविएशन का फॉर्मूला होगा 360 माइनस 2 थीटा। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, डेविएशन के बाद रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, और दूसरा इसी के साथ हम देखेंगे रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर किसी मिरर को हम थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री से रोटेट होगी। कैसे, तो ये डायग्राम सिंपल सा आपको बता रहा है। यहां पर एक रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपके पास 0। वही रे टकरा के वापस लौट रही है, वी नो दैट कि आई किसके इक्वल होगा, आर के, तो आर भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं यहां पर डेविएशन निकालूं तो डेविएशन मेरे पास ऐसे पूछा नहीं है बट निकाल सकते हैं, तो 180 माइनस 2i, तो 2 तो i तो 0 है तो ये 0, तो डेविएशन मेरे पास कितना हो गया, 180। चलिए एक कंसेप्ट तो हमें यहां से ये पता चल गया। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दूं, दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है मिरर को कितने से रोटेट कर दिया, थीटा, तो मिरर का जो नॉर्मल है वो यहां आ जाएगा जो पहले सीधा था, तो मिरर का नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट हो गया, थीटा। इंसिडेंट रे अभी भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा। इट मींस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। तो कहानी यही हुई कि रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएट कर गई, 2 थीटा एंगल से। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी मिरर को थीटा डिग्री पर रोटेट किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज 2 थीटा डिग्री से रोटेट करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज किया जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा डिग्री से रोटेट करेगा। ओके, यहां पर इंसिडेंट रे का रोटेशन देखते हैं। तो अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो आप देखोगे कि पहले वाले डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। अब जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ा दिया, मतलब इंसिडेंट रे को बाहर की तरफ रोटेट करा दिया, तो थीटा डिग्री से बढ़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री से बढ़ जाएगा, थीटा। इट मींस यहां आपने ये देखा कि अगर इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज रोटेट होगी। इट मींस यहां एंगल तो सेम है रोटेशन का, बट डायरेक्शन अलग है। ऊपर डायरेक्शन सेम थी बट एंगल डबल था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर मिरर को रोटेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी, अगर इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से रोटेट होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ये डेविएशन के ऊपर है बच्चों। हमें यहाँ दिख रहा है दो मिरर के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। दूसरा हमें ये दिखाई दिया कि इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। हमें नेट डेविएशन बताना है। अगर मैं नेट डेविएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसकी बात कर लें। तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला मेरे पास है डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। मैंने अप्लाई कर दिया, 360 माइनस 2 थीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 50। ओके, नाउ डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 100, इट मीन्स नेट डेविएशन मेरे पास कितना आ गया,
260। किस डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा? तो क्लॉकवाइज। जनरली आंसर आता है क्लॉकवाइज, है ना। कैसे पता चला? तो वो यहां से हम देख सकते हैं, ये आपके पास रे की डायरेक्शन थी अगर मिरर नहीं होता, बट होने की वजह से ये कैसा घूम गया? क्लॉकवाइज घूम गया। फिर यहां टकराया, अब यहां से टकरा के फिर घूम गया, तो ये रे ऐसी जा रही थी, फिर ये क्लॉकवाइज। नेट डेविएशन किस डायरेक्शन में आया? क्लॉकवाइज। अच्छा, हमें कैसे पता चला क्लॉकवाइज ही आ रहा है? वैसे तो हमें दिख रहा है, बट एक और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 और 50 110। 180 से माइनस किया तो ये कितना आ गया? 80। 80 आ गया। इट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितने का हो गया? 10। तो ये भी कितने का हो गया? 10। इट मीन्स ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है। तो ये आपका आंसर हो गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ रहा है। डायग्राम आपके पास ये है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक रे है, इंसिडेंट रे, और एक मिरर है। मिरर 10 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब आपको बताना है कि नेट रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना है। तो वी नो दैट कि अगर मैं मिरर की बात करूं, सिर्फ मिरर की, है ना, तो मिरर अगर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगी। मिरर का रोटेशन कितना है? 10 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री, और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। अब मैं अगर इंसिडेंट रे की बात करूं, इंसिडेंट रे अगर थीटा से रोटेट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से रोटेट करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर यहाँ पर एंगल 5 डिग्री दिया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? 5 डिग्री। तो मुझे पता चला कि मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे है 20 डिग्री वो क्लॉकवाइज जा रही है और 5 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब 20 से मुझे 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर नेट डेविएशन मेरे पास, नेट रोटेशन मेरे पास कितना हुआ रिफ्लेक्टेड रे का? 15 डिग्री। और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, तो यहां पर बच्चों हमने रिफ्लेक्शन की बात की, डेविएशन की बात की और रोटेशन की बात की, जहां पर हमारे पास मिरर भी रोटेट कर रहा है और इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रही है। तो आई होप कि इतनी चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि क्या क्या हमने यहाँ पर अभी देखा। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट अगेन कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन का ही है। यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि अगर कोई मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन की हाइट है कैपिटल H और उसकी आंखों की पोजीशन ग्राउंड से है स्मॉल h। इस मिरर की हाइट है या लेंथ है L। आपको बताना है मिरर का साइज क्या होना चाहिए इस पर्सन के कंपैरिजन में, कि ये पर्सन अपनी पूरी इमेज इस मिरर में देख पाए। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि मिरर का साइज पर्सन के साइज का आधा होना चाहिए। तो वही आपको बताया गया है कि जो मिरर है L, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? पर्सन के साइज की आधी। क्लियर है? तो द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। दूसरी चीज आपसे ये पूछी है कि उस मिरर को हम ऐसे कितनी हाइट पर ग्राउंड से रखें कि हमें हमारी पूरी इमेज दिख जाए। तो ये रिलेशन पता चलता है मिरर का हाइट और हमारी आंखों के हाइट के बीच में। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि जो मिरर का हाइट है ग्राउंड से, वो हमारी आंखों के हाइट का कितना होना चाहिए? आधा, हाफ, h/2। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। यहां पर हमने दो कंसेप्ट एक साथ देखे। एक तो मिरर का साइज क्या होना चाहिए? हमारी हाइट का आधा। दूसरा, मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? हमारे आंखें के पोजीशन की आधी। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। तो हमने कुछ, जैसे हमने रिफ्लेक्शन की बात की, रिफ्लेक्शन में हमने डेविएशन की बात की, रोटेशन की बात की मिरर के, और अभी हमने हाइट की बात की। अभी हम देख रहे हैं कि इमेज की वेलोसिटी किस तरह से इंपैक्ट करेगी। आपके सामने एक मिरर है और मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इट मींस मिरर आपके सामने वर्टिकली रखा हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा है, और आप मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपकी जो इमेज होगी वो आगे या पीछे किस वेलोसिटी से जाएगी? क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी या कुछ बदलेगी? वही कंसेप्ट हमारे सामने यहां पर आ रहा है।
तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला आता है, वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे समझे? बहुत सिंपल है। अगर आप मिरर के पास खड़े हुए हो तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। क्लियर है? देखो एक छोटा सा हम केस और देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला केस हमने देखा अगर हम परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, दूसरा केस हमने देखा हम मिरर के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हम मिरर के पैरेलल मूव करेंगे तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, लेकिन जब मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी मिरर की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों के ऊपर। क्लियर है? तो वही कंसेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिरर की वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको इस ऑब्जेक्ट के इमेज की वेलोसिटी बतानी है, किस डायरेक्शन में होगी, अवे टूवर्ड्स क्या और कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सब साइन कन्वेंशन के साथ में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको दिख रहा है +2 दिया है, राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास +4 है, तो आपने देखा 2 2 ज़ा 4 -4 = 0। तो अगर ये सिनेरियो रहता है तो इमेज आपको मूव होते हुए दिखेगी ही नहीं। आई होप कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, हम अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर। अगर मिरर को किसी एंगल पर रखा जाएगा तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, आपके स्क्रीन पर एक फॉर्मूला है, ये आपका एक्चुअल आंसर है। मतलब दो मिरर के बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो 360 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 12 इमेजेस आपके पास फॉर्म हो रहे होंगे। तो इमेज कितने फॉर्म होंगे वो ये फॉर्मूला बता देगा। वो एक अलग बात है कि इमेज आपको कितने दिखेंगे। इमेज तो 12 फॉर्म हो रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पर, लेकिन क्या आपको 12 इमेज दिख रहे हैं? तो उसके लिए फिर हमारे पास ये कंसेप्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आपने 360 को थीटा से डिवाइड किया और आंसर आया ऑड। अगर ऑड नंबर आ रहा है फिर दो सिनेरियो आपके पास आएंगे, क्या वो ऑब्जेक्ट लाइन बाइसेक्टर पर है या वो ऑब्जेक्ट अदर देन लाइन बाइसेक्टर पर। मतलब इस डायग्राम को देखिए, यहां इसके जो सेंटर वाली लाइन है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, वो ये वाली है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब ये लाइन बाइसेक्टर यानी कि सिमेट्री का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट अगर इस सिमेट्री पर रखा है तो आपका जो भी आंसर आया आपको उससे 1 माइनस कर देना है। ऑब्जेक्ट अगर अदर देन सिमेट्री रखा हुआ है कहीं पर भी तो आपका जो आंसर है वही आंसर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, या 30 पर ऑड नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपके पास 120 डिग्री का एंगल है, मतलब दो मिरर के बीच में 120 डिग्री है, तो आप 360 को डिवाइड करेंगे 120 से, आंसर आएगा आपके पास 3। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लाइन बाइसेक्टर पर, तो हम क्या करेंगे 3 से 1 माइनस करके अपने आंसर को बता देंगे। आंसर कितना होगा 2। मान लीजिए ऑब्जेक्ट लाइन बाइसेक्टर के अलावा और कहीं रखा हुआ है तो आपका आंसर 3 ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो यहाँ लिखा हुआ है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई। जब भी 360 को आप थीटा से डिवाइड करोगे दो आंसर आएंगे, या तो इवन या ऑड। अगर ऑड नंबर आता है तो फिर दो कहानी होगी, ऑब्जेक्ट लाइन बाइसेक्टर पर रखा है तो 1 से माइनस करोगे, नहीं रखा है तो नहीं करोगे। अगर इवन नंबर आता है तो हमेशा आपको 1 से माइनस करना है। जब भी इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज को आपको हमेशा 1 से माइनस करना है। अच्छा, ये 1 से माइनस किया क्यों जा रहा है? तो कहानी ऐसी होती है कि ये जो 1 माइनस कर रहे हैं इसका मतलब दो इमेजेस ऐसी होंगी जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। मतलब हो सकता है आपने एंगल ले लिया 90 डिग्री, 360 को 90 से डिवाइड किया 4, तो इमेज तो 4 बन रही है लेकिन आपको दिख कितनी रही है?
आपको सिर्फ 3 इमेज दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो इसलिए ये 1 को हम क्या कर देते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आई। अब प्रॉब्लम बच्चों ये है कि अगर 360 को हम एंगल से डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ऑड नंबर आए और इवन ही आए, कभी कभी फ्रैक्शन में यानी डेसिमल में भी आंसर आता है। तो अगर आपके पास डेसिमल में नंबर आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको तीसरी मेथड का यूज करना है जिसका नाम है काउंटिंग मेथड। बात करते हैं हम उसकी एक क्वेश्चन के साथ में। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि दो मिरर, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री का, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पहले मिरर के साथ 10 डिग्री, दूसरे मिरर के साथ 20 डिग्री। जब आपने कैलकुलेशन किया, पहले तो मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 30 360 से डिवाइड किया 12 कहाँ, क्या लाइन बाइसेक्टर पे रखा है, नहीं रखा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 12 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन को हमेशा 1 से माइनस करते हैं, तो टोटल कितनी इमेजेस आपको दिखाई देंगी, 11। तो ये आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आया वो हमें मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तीसरा मेथड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई भी ऐसा नंबर मेरे पास आ जाता है जिसमें फ्रैक्शन आ रहा होता है, ऐसा आ ही नहीं रहा होता इवन ऑड, तो क्या करते हैं, तो मैं इसी क्वेश्चन पर वो कंसेप्ट बता रहा हूं। इसे हम काउंटिंग मेथड बोलेंगे। जैसे आपके पास दो इमेजेस बन रही हैं, एक M1 से और एक M2 से। अब M1 और M2 से जो इमेजेस बन रही हैं, कहानी ये है कि M1 के साथ पहले कितने डिग्री का एंगल बना, 10, M2 के साथ 20, दोनों मिरर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 30। तो अब आप यहां पर देखो, क्या आप 20 और 30 को प्लस करके 50 लिख सकते हो, 10 और 30 को प्लस करके 40 लिख सकते हो, फिर यही कहानी आगे बढ़ा दी 70 और ये कितना हो गया 80, फिर ये कहानी आगे बढ़ा दी 110, ये कितना हो गया 100, फिर ये कहानी आगे बढ़ा दी, सो ऑन, चलते गए चलते गए चलते गए। कब तक चलना है, कब तक नहीं थकना है, तो हमें कब तक चलना है, जब तक कि 180 डिग्री ना आ जाए। मानना ऐसा है कि 180 डिग्री आ गया, मतलब आप मिरर के पीछे पहुंच गए हो और मिरर के पीछे से इमेज बन नहीं सकती, तो इसलिए हम कहां तक जाते हैं, 180 डिग्री तक। तो 180 डिग्री पर जाकर हमें स्टॉप हो जाना है और 180 डिग्री पर जाने के बाद हमें फिर कहानी आगे इस तरीके से बढ़ानी है। क्योंकि मेथड का नाम है काउंटिंग मेथड, तो आप सारी इमेजेस को काउंट कर लोगे। आप इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इमेजेस कितनी बनी, 12। अब कैसे पता चलेगा इमेज ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए बच्चों हम आखिरी वाले तीनों एंगल को पकड़ लेंगे। अगर तीनों एंगल का सम 360 आ रहा है, जो कि यहां आ रहा है, तो -1 करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन या लेस देन है, तो -1 नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 180 तक पहुंचना है, उसके बाद रुक जाना है, 180 से कम आया अच्छी बात, 180 आया अच्छी बात, 180 से ज्यादा नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज फिर क्या करनी है, आखिरी के तीनों एंगल प्लस करना है। अगर 360 आ रहा है तो आपके आंसर में 1 माइनस करना है, और 360 नहीं आ रहा है तो 1 माइनस नहीं करना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम प्लेन मिरर से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर की। तो जिस तरीके से इसका नाम है स्फेरिकल मिरर, चूंकि हम एक स्फीयर का हिस्सा ले रहे हैं और उसी को हम मिरर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोला जा रहा है। दो टाइप्स इसके होते हैं जो आपको पहले डायग्राम में दिख रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सी कहानी है, कोई भी हिस्सा, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो समझ में आता है ना आपको, आप चम्मच से खाना खा रहे हैं, जिस हिस्से की तरफ से खा रहे हैं वो कॉनकेव, उसके पीछे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव हिस्से को अगर पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कॉन्वेक्स से। मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव हिस्से को अगर रिफ्लेक्ट करवा दिया है, कॉनकेव हिस्से से रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो मिरर क्या होगा, कॉनकेव। तो सिंपल सी कहानी है कि कॉनकेव मिरर जहां रिफ्लेक्शन कॉनकेव सतह से हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर जहां रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से हो रहा है ना। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब मैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स की बात करूं तो आपको दिख रहा है, इस सर्कल के सेंटर वाले हिस्से को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के सेंटर वाले हिस्से को पोल कहा जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन जाएगी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बेसिक चीजें हमें हमारे दिमाग में रखनी है। अब यहाँ हेडिंग आपको दिखी गई है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो फोकस क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अगर बहुत सारी रे या कोई भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद वो रे जहां से होकर जाएगी इज कॉल्ड फोकस। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, तो पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस। अब इनके बीच का अगर रिलेशन हम देखें तो वो रहेगा ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस कंसेप्ट इतना याद रखना है आपको कि जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है या आपके पास कॉनकेव मिरर है ना, तो साइन कन्वेंशन की इसमें हमें थोड़ी सी कहानी याद रखनी, वो अभी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमने बच्चों ये समझा कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। ओके, नाउ अब हम फोकल प्लेन की बात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों यहाँ के हिसाब से। तो आप देखोगे जब भी बहुत सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल हैं, यानी कि इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो वो हमेशा एक प्लेन पर मिलेंगी। इस प्लेन को फोकल प्लेन कहा जाएगा, है ना। और आप देख ही रहे हो कि ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है, अल्फा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा होगा। यहां पर मैंने टेन थीटा की प्रॉपर्टी लगा दी जो आपको पड़ोस में दिख भी रहा है कैलकुलेशन। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो इमेज की हाइट है वो, और बेस आपके पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस विच इज फोकल लेंथ। तो एच अपॉन एफ पी, अगर एंगल छोटा है तो अल्फा रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ पी, एच इज इक्वल टू एफ अल्फा। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है किसी भी मिरर से, वो हमेशा आप निकाल सकते हो एच इज इक्वल टू एफ अल्फा। एच इज द हाइट ऑफ द इमेज, एफ इज द फोकल लेंथ एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द मिरर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप आपके दिमाग में रखेंगे। अभी यहाँ हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर को उठाया है, वो इसलिए क्योंकि ये एक ही तरह की इमेज बनाता है जो कि वर्चुअल इमेज होती है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और हमारे सामने एक रे डायग्राम आया भी है। अगर कभी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो पहली रे हम हमेशा कंसीडर कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ले जाना आसान होता है इसको। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी जाएगी कि बैक साइड एक्सटेंड करने पर फोकस पर मिलेगी। दूसरी रे रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। ये दोनों रे आगे जाके डाइवर्ज हो रही हैं, तो आगे तो कहीं नहीं मिलेगी, तो मिलेंगी कहाँ पर, ये बैक साइड एक्सटेंड करने पर। तो जिस जगह पर ये मिलेंगी वहां पर इमेज फॉर्म होगी, और ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। इसका मतलब इमेज वैसी ही मिल रही है जैसा ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि इरेक्ट सीधी। तो और सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, वैसे भी हमें दिख रही है अपीयर फ्रॉम एन इमेज। ये जो रे आ रही हैं वो आती हुई फील हो रही है इमेज से, इट मीन्स इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा जो कि बिहाइंड द मिरर होगी। क्लियर? तो यही कहानी यहां पर लिखी हुई है बच्चों, इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लो, तो आपके पास बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा। क्लियर है? अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव भी हो, तो भी जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव, राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव, अपवर्ड सारे पॉजिटिव और डाउनवर्ड सारे नेगेटिव। ओके, अब हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो ये पहला वाला केस आप लोग देख सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, या तो फोकस पर या फोकल प्लेन पर। कैसी बन रही है? रियल बन रही है। कैसे पता चला मुझे? तो आप देख रहे हो रे एक्चुअल में जाकर मीट कर रही हैं, रे एक्चुअल जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स इमेज कैसी बनेगी? रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। और किस साइज की बन रही है? या तो ये पॉइंट साइज की है या डिमिनिस्ड है। क्लियर है? कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो ये सारी कहानी हमें पता चल गई कब, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़ा आगे लेकर आए, अभी भी रियल इमेज है क्योंकि आपको दिख रहा है रे जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। इन्वर्टेड है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन बिटवीन सी एंड एफ है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है।
अगले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज भी वहीं पर बन गई, सेम साइज की बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। नेक्स्ट केस में आप देख रहे हो कि आपके पास इमेज अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई क्योंकि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पहले वाले में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था, अब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। पहले में इमेज इन दोनों के बीच बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच रखा हुआ है। पहले में इमेज छोटी थी, अब इमेज का साइज बड़ा हो गया। सारी कहानी वही चल रही है ऑपोजिट मैनर में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और बढ़ा दिया, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो पहले वाले केस का ऑपोजिट केस आप देखो यहाँ पर कि पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था, इमेज फोकस पर थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, इमेज इनफाइनाइट चली गई, इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड हो गया, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। कैसे पता चला? रे जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। बट आखिरी वाले केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इमेज बन रही है अब कैसी बन रही है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया? फोकस और पोल के बीच में। रे डायग्राम की अगर बात करें तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। दोनों रे आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, मतलब आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कहाँ पर मिलेगी? ये बैक साइड एक्सटेंड करने पर। तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी, लेकिन बड़ी बनी। पिछली बार भी इमेज सारी वर्चुअल बन रही थी बट छोटी बन रही थी कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल और बड़ी इमेज बनाएगा इस सिचुएशन में, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही स्मॉलर देन और वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो हम इसके बारे में ऐसा समझ सकते हैं, कॉनकेव मिरर की कहानी ये लिखी हुई है। कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा बड़ी बनाएगा, लेकिन रियल बनाएगा तो तीनों तरह की बनाएगा, स्मॉलर, लार्जर और इक्वल साइज की। क्लियर है? अगर हम मिरर फॉर्मूले की, अच्छा मिरर फॉर्मूला होता क्या है? तो ये रिलेशन बताता है किस किस का? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ का। क्या फॉर्मूला होता है? तो बोर्ड पर आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एलसीएम लेंगे तो वो आपको ऐसा दिखने लगे, सॉरी 1/f यानी कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर उस टर्म में हम रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? ओके एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से स्टार्ट हो गई हमारे पास, मैग्निफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये पार्ट आता है। तो जब भी हम मिरर के मैग्निफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, हाइट, साइज या एरिया, मतलब डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस रेशियो को हमेशा मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब जनरली पहले हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जो फॉर्मूला आपको दिख भी रहा है। तो यहां पर उन्होंने लिखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कुछ फॉर्मूले और भी लिखे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं 2 मिनट में। पहले आप इस डायग्राम को देखें कि जब भी हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस साइन के साथ में। और यहां पर इसी फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊं रिलेशन के साथ में, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू या एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो बच्चों मैग्निफिकेशन लीनियर इतना आपको याद रखना पड़ेगा, या तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, या हाइट, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ। क्लियर है? नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसी में, तो आपको यहां पर कुछ वैल्यूज दिख रहे होंगे, एम, एम मतलब मैग्निफिकेशन, टी का मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, और उसके पहले भी एक और इंपॉर्टेंट चीज, m का वैल्यू या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या आपको नेगेटिव मिलेगा। जब भी m का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो आपके पास हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, जब भी m का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा तो आपके पास रियल इमेज बनेगी। तो जब आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही होगी तो m पॉजिटिव, रियल इमेज बन रही होगी तो m नेगेटिव। हम इस पर आते हैं, मान लो m का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है का मतलब ये भी होगा और 1 से बड़ा है का मतलब ये भी होगा। क्लियर है? यहां नंबर माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा हो गया, माइनस साइन हटा के नंबर देखना है। तो 3 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमेशा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसी इमेज है? वर्चुअल। -3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैसी इमेज है? रियल। वैसे ही m का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो m का वैल्यू 1 से छोटा 0.5 भी होगा और -0.5 भी। यहाँ वाली कहानी भी वो माइनस है तो रियल और प्लस है तो वर्चुअल, लेकिन यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्योंकि m का साइज
1 से छोटा है। अब m का साइज अगर 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। क्लियर हो रही है ये चीज। और एक और चीज आती है कि अगर m का साइज 0 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो आई होप कि लीनियर मैग्निफिकेशन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैग्निफिकेशन पर हम चलते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यहां पर हम दो तरह के मैग्निफिकेशन देखते हैं बच्चों। अच्छा, अभी तक हम हाइट की बात कर रहे थे, यहां हम लेंथ की बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे फाइंड करोगे, u2 माइनस u1। इमेज की लेंथ कैसे मिलेगी, v1 माइनस v2, वही यहां लिखा हुआ है। या अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है तो आप फॉर्मूला लगाते हो m इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब ये क्या है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, वो फॉर्मूला था आपके पास f अपॉन एफ माइनस यू, यही लगाना सब जगह। क्लियर है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, अगर ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट साइज है तो। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन पर बढ़ते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। यहां पर एरिया का रेशियो आ जाता है, मतलब इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया इज कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन। और इसमें भी अगर मैं बात करूं, जो एरियल मैग्निफिकेशन होता है एमएस या एमए, ये भी mt के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब इसके इक्वल होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो कुल मिला के बच्चों इस टाइम पर जो स्क्रीन पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। अगर आप लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो तो आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज लॉन्गिट्यूडनल एम स्क्वायर के इक्वल और सुपरफिशियल भी एम स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन की बात हुई बच्चों। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूटन फॉर्मूले पर। तो जब आप न्यूटन फॉर्मूले की बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर सारी डिस्टेंस पोल से मेजर ना करके फोकस से मेजर की जाए तो न्यूटन फॉर्मूला फ्रंट में आता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि मान लो आपके पास एक मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज मान लो यहां कहीं बन रही है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से दी है, फोकस से कितनी दी है, x1। इमेज की डिस्टेंस फोकस से दी हुई है, कितनी दी हुई है, x2। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, f। तो न्यूटन फॉर्मूला f x2 और x1 के बीच रिलेशन बताता है। वो आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं तो ये क्लियर आपको दिखने लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला आपके पास है कि f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2। क्लियर है। तो ये न्यूटन फॉर्मूला है, मतलब जब भी डिस्टेंस आपको पोल से ना देकर फोकस से दी जाए आप न्यूटन फॉर्मूला लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ओके, अभी जिस तरीके से हमने प्लेन मिरर से वेलोसिटी की बात की थी उसी तरीके से अब हम स्फेरिकल मिरर से भी वेलोसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी हमें दो छोटे छोटे केस मिलेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। पहले वाले केस में ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और दूसरे वाले केस में आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसी तरीके से करना है ना। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, mt मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स वाला जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो mt का स्क्वायर, आगे माइनस का साइन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। दूसरे केस में जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो ऑब्जेक्ट की इस सरफेस के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के, तब ऊपर वाला ही फॉर्मूला सेम लिखा है, दो फर्क आ गए, एक माइनस का साइन हट गया और दूसरा स्क्वायर हट गया। सेम फॉर्मूला आपके सामने, इसका यूज करते हैं। देखो बच्चों बहुत ईजी है ना। आपको यहां पर एक क्वेश्चन छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, पिछले वाले दोनों तीनों कंसेप्ट के ऊपर, कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर पर कुछ पॉइंट दिख रहा है आपको रेड वाला, ये पॉइंट है क्या। तो कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया था क्लास की स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि ये जो आपके पास पॉइंट है
ये रे के कन्वर्जन से, यानी कि रे कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बच्चों। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर है तो ये u का वैल्यू हम कैसा लेंगे? +30। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा कैसी होती है? माइनस में होती है। अच्छा, हमें क्या बताना है? पोजीशन बताना है। किसकी? इमेज की। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। मिरर फॉर्मूले के हिसाब से ये +10 नहीं -10 आपको दिया हुआ है, v आपको निकालना है, प्लस u आपके पास प्लस में, 30 इधर आके माइनस हो गया, 1/10 - 1/30। सॉल्व किया हमने इसको, एलसीएम आया 30, 10 3 जा और 30 1 सा, 1/v। इट मीन्स रेसिप्रोकल कर लिया, 30/-4 2 और ये 15, तो कितना आ गया? 7.5। तो आपके पास जो आंसर आया यानी कि v आया -7.5। आप देख भी रहे हो कि रिफ्लेक्ट होकर रे यहीं पर मिल रही है, तो ये इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड पर, माइनस साइन इसीलिए लगा हुआ है। कितनी दूरी पर बन रही है? 7.5 सेंटीमीटर पर बन रही है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बच्चों। यही कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ा उस चीज से, रिफ्लेक्शन को छोड़कर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि दो मिरर हैं, दोनों मिरर एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, पैरेलल हैं, मिरर की लेंथ 20 मीटर है। एक रे आई एक मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और अंदर कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए। आपको वही बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो जब आप ये बताने जाओगे बच्चों कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तो आप बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट लगाओगे। देखो ये वाली डिस्टेंस आपको दिख रही है x, मतलब हर बार रिफ्लेक्शन के बाद एक x मूव करेगा ये, और वो x कैसा होगा? हर बार बराबर। तो हम पता कर लें ऐसे कितने x हैं यहाँ पर, वो कैसे पता होगा? टोटल डिस्टेंस जो कि मीटर में है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, उसको एक x से डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्लियर? अब 20 × 100 डिवाइडेड बाय x, x निकलेगा इस ट्राइंगल से। कैसे? 10 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 1053 का वैल्यू कितना होता है? 1053 का वैल्यू होता है 4/3। क्लियर? तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 40/3, और ये x का वैल्यू मैंने यहां रख दिया, 40 अपॉन वाला 3 कहां चला गया? ऊपर, सॉरी ये 3 है। 20 से डिवाइड किया 2, तो ये आ गया 50, आंसर आ गया 150। कितने रिफ्लेक्शंस हुए? 150। बट ये सही आंसर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने ये एक एक्स निकाला, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा एक्स निकाला, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तीसरा एक्स निकाला, तीसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो टोटल कितने रिफ्लेक्शन हुए हमारे हिसाब से? 150। बट एक रिफ्लेक्शन इनिशियली भी तो हो चुका है ना, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 151। आई होप कि आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करके यहां बताया हुआ है, तो यहां पर बच्चों आपके पास कहानी रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक की हो जाती है खत्म। तो मैं आपको बोलूंगा थैंक यू, हैव अ नाइस डे इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए, और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं नीट के लिए, और बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे यहाँ पर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। उन बच्चों के भी जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, एक रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं हम, और बहुत अच्छे से आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो फिजिक्स से घबराते हैं, सारा SC ST वाला स्लॉट, जितने भी बच्चे हैं, आपको अगर कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में मार्क्स गेन करके अपनी रैंकिंग बढ़ानी है, देखो जनरल OBC वाले बच्चे जो हैं वो तो ज्वाइन करें ही करें, है ना, क्योंकि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और जो बच्चे मतलब कुछ क्वेश्चन करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, उनको तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको दिख ही रहा है अभी स्क्रीन पर, है ना, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अलावा नीट एकेडमी करके एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो रही हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी को संडे है, सॉरी 2 फरवरी से, है ना, तो 2 फरवरी से मिलते हैं हम रिवीजन क्लासेस में। हैव अ नाइस डे,
थैंक यू।